बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात करें तो हालात मज़ीद अदम इस्तेहकाम और कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एक जमात की जानिब से जो रवैया सामने आता है जलाओ घेराव का और जो कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, उससे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि अपनी जमात के चेयरमैन भी हैं, वो बरील ज़िम्मा दिखाई देते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें इन सब मामलात का नहीं पता था, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने अपने कारकुनान से सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करने का कहा। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे भी अनासिर सामने आए जिन्होंने इन कारकुनान को इश्तियाल दिलाया, जिसके बाद इस तरह का जो मामलात है, जो सूरत हाल है, वो हमें सड़कों पर बिगड़ती हुई दिखाई दी। इसी तरह से जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि कौमी अमलाक को जलाने वाले शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाने के लिए 72 घंटे का वो अल्टीमेटम देते हैं, जबकि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी जारी कर दिया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने भी तहकीकात के लिए JIT बना दी है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज दिन भर ख़ास एक्टिव रहे। 2 इजलास भी हुए। उस इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो है उसे किस तरह से निमटना है, उस पर जो है वो हिकमत अमली बनाई गई। कुछ गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से और कुछ मज़ीद गिरफ्तारियों का हुकूमत ने प्लान भी बना रखा है। इस इजलास में कौन कौन से बड़े फैसले हुए, इस पर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने ख्वाजा आसिफ को भी देखा कि उन्होंने उन ख़ानदानों से माफ़ी मांगी जिनके अफराद जो हैं वो बेगुनाह पकड़े गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के दौरे के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, अपने नाजरीन को दिखाते हैं। तो जो कौमी नुकसान हुआ है वो हमारे सामने है, नहीं होना चाहिए था। अफसोस सद अफसोस जब ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिली। लेकिन ये जो सियासतदान हैं, किसी भी जमात से इनका ताल्लुक़ हो, हालात को बिगाड़ने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते और हालात को सुलझाने का अगर इन्हें कोई मौका मिल जाता है तो इन्हीं में से चंद लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब इन मुज़ाकरात में से कुछ नहीं निकलेगा। और वैसा ही हुआ जब एक मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों सियासी जमातें आकर बैठी और एक माहौल बना कि शायद अब कुछ पॉजिटिविटी, अब कुछ अच्छे मामला सामने आएंगे, मुल्की हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। दोनों जमातें संजीदगी का मुजाहिरा करेंगी और किसी एक नुक्ते पर तो मुत्तफिक हो ही जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ क्या हुआ। अदालत से उन्हें कुछ रिलीफ मिला, लेकिन वो रिलीफ हुकूमती जमातों को पसंद नहीं आया, वो इस पर तनकीद करती जा रही हैं। दूसरी तरफ इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया जा रहा है कि जो लोग इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाएं। अगर तो कोई शरपसंद अनासिर इसमें मौजूद थे तो उन्हें ज़रूर सामने लाना चाहिए हुकूमत को। नून लीग की ये क्या सियासी हिकमत अमली थी, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। पंजाब में हमने देखा शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म बड़े एक्टिव रहे, इजलास भी हुए, इजलास में मुख्तलिफ फैसले हुए, उन फैसलों से मुतल्लिक भी आगाह कीजिएगा। और फिर ये जो गिरफ्तारियों पर एक तरफ माजरत भी की जा रही है, फिर कुछ गिरफ्तारियां कर भी ली गई हैं, मजीद गिरफ्तारियों का ये जो प्लान हुकूमत ने बना रखा है, ये क्या प्लान्स हैं? देखिए, आज सुबह जो अहम 2 इजलास हुए हैं। एक तो इजलास हुआ था वज़ीर आला पंजाब उस मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत, उसमें जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फ़ैसला किया गया है और उस वक्त बताया गया था कि हमने बाकायदा नादरा की मदद से और दीगर जो सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमने निशानदेही कर ली है कि कौन से वो शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया, या वो किस जमात के कारकुनान थे जिन्होंने जो है वो सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और उसके साथ तोड़ फोड़ की, आग लगाई, कुशीदगी का माहौल बनाया। उनका ये ख्याल है कि इस हवाले से तमाम तर चीज़ें तैयार कर ली हैं और बाकायदा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस हवाले से काम करती दिखाई दे रही है। और उस इजलास में यह भी बताया गया कि हम तमाम तर मुबैना ऑडियो का भी जायज़ा ले रहे हैं और उसमें ये फैसले लेने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में जो इजलास हुआ उसमें जो इदाद शुमार पेश किए गए हैं कि अब तक 2894 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 47 तक 152 के करीब ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं और फिर दूसरे नंबर पर 376 की जो उन्होंने फहरिस्त से आगाह किया है कि ये 2 कैटेगरी के अफराद हैं जिनसे तफ्तीश की जा रही है और जिनके मोबाइलों से 114 के करीब है जो मोबाइल के व्हाट्सएप चेक किए गए, जिसमें अहम कुछ शवाहिद उन तक पहुंचे हैं जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं। 16 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिन तक उन्होंने एक्सेस हासिल की है
उनका ये ख्याल है कि इसमें से हमें काफ़ी सारे कुछ शवाहिद मिले हैं जिसकी बुनियाद पर वो मज़ीद गिरफ्तारियों का जो है वो प्लान कर चुके हैं। फिर जब शहबाज शरीफ की सरबराही में जो इजलास हुआ उसमें वाज़ह तौर पर उन्होंने डायरेक्शन दी है कि जो भी ऐसे शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया या कोई भी किसी भी वो जमात से ताल्लुक़ रखता हो उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। अलबत्ता ऐसे शख्स को या ऐसे ख़वातीन को ऐसे लोगों को तंग ना किया जाए जिनका इनसे ताल्लुक़ नहीं है। अगर कहीं से रिपोर्ट हुआ है या माजी की जिस तरह आप देखते हैं कि कोई पुरानी फहरिस्त सामने आ जाती है, तो ये तो वो चीज़ें थी जिसको देखते हुए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो उस इजलास में भी ये बात ज़ेरे को लाई गई कि हम किसी भी सूरत जो है इन मामलात को आगे बढ़ाने नहीं देंगे। अगर आइंदा भी उनके ज़हनों में किसी जमात के या किसी अफराद के ज़हनों में ये चीज़ें सोच चल रही हैं तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान हो तो ओवरऑल में आज जो इजलास में सबसे अहम पॉइंट ज़ेरे को लाया गया वो एक बड़े संजीदा ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट देते हुए कहा गया कि जब हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन की है तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि शायद सियासतदान अपने कारकुनान को शऊर की तरफ नहीं लेकर आते, उनको इस तरफ अखलाकियात के हवाले से नहीं बताया जाता, उनको ये नहीं बताया जाता कि आपने अदारों की इज्जत और तकरीम करनी है और कोई भी शख्स किसी भी अहम ओहदे पर बैठा हो और वो कोई भी किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी ओहदे पे बैठा हो तो उनको हमने किस तरह उनकी इज्जत और तकरीम करनी है। तो ये बात तो दुरुस्त है, हमने सियासी जमातों में देखा, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, माजी में भी देखा और आज भी हमने देखा कि सियासतदान अपने कारकुनान को इस चीज पर फोकस नहीं करते कि हमने अपने आप को जो है वो कंट्रोल कैसे करना है, एहसास जिम्मेदारी की तरफ नहीं लेकर आते, अखलाकियात का दर्स नहीं देते। हमने क्या देखा गुज़श्ता चंद अरसे में, हमने गालम गलोच का परवान चढ़ता देखा, हमने गम और गुस्से का इजहार देखा, हमने अदम बर्दाश्त की सिचुएशन देखी। इस पर मेरे ख्याल में हुकूमत को जहां पर ये एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे ज्यादा हुकूमत को तमाम सियासी जमातों के एक एक शख्स को लेकर और जिम्मेदारान को, अहले फिक्र को लेकर इस पर फोकस करना चाहिए ताकि अगर आइंदा ऐसा मामला बने तो हमें इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उनके दिमागों में उनकी ज़हनियत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें अपने कारकुनान की ऐसी तरबियत करें कि कल को ऐसा मौका आता है कि आपको एहतजाज करना है, जमहूरियत में एहतजाज का हक भी है, लेकिन कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना ये बात किसी की समझ में नहीं आती। और जब नुकसान पहुंचा है तो हम सब समेत भी सभी आवाम के ज़ाहिर है इस पर दिल भी रंजीदा हैं कि एहतजाज करें लेकिन कौमी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाए। आगे बढ़ते हैं, अदील बड़ाई साहब आपके जाने बातें, हसन ने भी बताया हमें हुकूमती प्लान्स के बारे में, आपके पास क्या खबरें हैं, हुकूमत क्या करने जा रही है? स्पेसिफिक अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ के साथ फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि इन्होंने लिस्टें बना रखी हैं, कुछ रहनुमा पहले ही नज़रबंद है, मजीद को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और वो जो बात चल रही है कि शायद तहरीक इंसाफ पर कोई बैन लगाना चाहती है हुकूमत, तो उसमें भी आपको जो कोई हिकमत अमली बनाती हुई अपनाती हुई हुकूमत नजर आ रही है? देखें, बैन लगाने के हवाले से ये ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन उसके लिए जो कानूनी तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा और बैन लगाने का जो इख्तियार है वो हतमी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो डिक्लेरेशन भेजा जाएगा और अदालत में जाके फिर इस्टेब्लिश करना पड़ता है ये जमात मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रही है। तो बैन लगाने वाला काम हुकूमत के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ एक डिक्लेरेशन जारी करके भिजवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हतमी फैसला उसने करना होता है। जहाँ तक मामला है गिरफ्तारियाँ मजीद होंगी जी, बिल्कुल होंगी। और ये जो लोग पकड़े गए हैं इनसे जो तहकीकात हो रही हैं बड़ी फोकस्ड इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि जो लोग जिन्होंने तोड़ फोड़ की है कि सिर्फ इस हद तक रह जाएगा, इसके पीछे इनके फैसिलिटेटर कौन से थे, जो ऑडियो लीक्स आई हैं क्या वो हकीकत हैं, जो उन ऑडियो लीक्स के मुताबिक क्या वाकई इनको तरगीब दी जा रही थी एक सियासी जमात की क़यादत की जानिब से, अगर ऐसा है तो ये मामला वहाँ तक जाएगा। इसके अलावा कुछ कानून साजी पर भी गौर हो रहा है। ये तय कर लिया गया है रियासती सतह पर कि इसको नज़ीर नहीं बनने दिया जाएगा, इस मामले को अब एंड होना है और ये मुस्तकबिल में ये किसी सूरत रिपीट ना होने दिया जाएगा। अभी भी ये जो कुछ हो गया, मैं समझता हूँ कि रियासती इदारों ने इस पे बड़े दिल का मुजाहरा किया
इसमें लॉस ऑफ लाइफ जो है उसको रोका। इसमें फौरी तौर पे अगर रिस्पॉन्ड किया जाता, जो कि मुश्किल नहीं था, जो कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं उनका काम होता है इन चीज़ों को रोकना, लेकिन उसमें जो पाकिस्तानी हैं उनकी जो पाकिस्तानी शहरी हैं नुकसान उन्हें होना था। तो इस वजह से इस पे फिर जो शर पसंद अनासर हैं, दुश्मन है, उसने फ़ायदा उठाना था। अभी देखें ये जो सब कुछ हुआ, इस पे टीटीपी ने बाकायदा मुबारकबाद जारी की। उसने टीटीपी की जो एलामिया जो हमने देखा सामने आया, उसमें मुबारकबाद ना सिर्फ पेश की गई कि ये जो कुछ हुआ, बल्कि कहा गया कि ये अवाम जो ये कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा। और इंडियन मीडिया को आप देखें तो इंडियन मीडिया में किस तरह मैराथन ट्रांसमिशंस हो रही हैं और किस तरह इस पे खुशियां मनाई जा रही हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक अजली दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सका, वो कुछ लोगों की वजह से हमारे अपने कुछ नादान लोगों ने ये किया है। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि इस मामले पे जी ये सिर्फ बयानबाजी हो गई है और इसमें जी कैफरे किरदार तक पहुंचाने, मंतकी अंजाम तक पहुंचाने जैसे बयानात आ गए हैं। इसमें वाकई इसको बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है और ये मामला हकीकत में अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा और हुकूमत ने यह ठान ली है कि ऐसी कोई सियासी नज़ीर मुस्तकबिल में ना बने। सादत सुल साहब, हुकूमत अभी तो बड़ी प्लानिंग्स कर रही है, जो कि ठीक है, हुकूमत का काम भी है और कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी ये काम है कि ऐसे किसी भी वाक़े को रोकना। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 40,000 का वो फिगर दे रहे हैं कि 40,000 अफराद ने ये तमाम तर काम किया। सिर्फ अवाम पर गोलियां चलाना या फिर वेपन्स किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना जिससे अवाम को नुकसान हो, इससे हटकर भी तो बहुत से तरीके होते हैं ऐसे किसी भी वाक़े को रोकने के लिए। फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता था, अवाम को वहाँ से हटाया जा सकता था मुख्तलिफ और तरीकों को अपनाते हुए। क्या इस तरह का कोई इकदाम भी तो हुकूमत कर सकती थी इस वाक़े से बचने के लिए? देखिए, मैं अपने साथियों के साथ पिछले चंद दिनों से मिलके इस बात की एक प्रिंसिपल के ऊपर मज़म्मत करना चाहता हूँ कि सरकारी कोई भी इमलाक हो, अफवाज पाकिस्तान की हो, पार्लिमान की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, पीटीवी की हो, रेडियो की हो, वो तमाम आवाम की चीज़ें हैं, किसी शख्स की है नहीं, किसी फ़र्द की है नहीं। तो उसको नुकसान पहुंचाना, ऐसे सिंबल्स को डिस्ट्रॉय करना, ये कौम के लिए कोई अच्छी बात नहीं है और इसके तो हम सब खिलाफ हैं। बात यहाँ से थोड़ी सी आगे चलने की है और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जितने लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, ख्वाह वो आप हो, मैं हो, कोई भी शख्स हो, कोई सियासतदान हो, कोई गैर सियासी शख्स हो, उन सब को कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि रियासत की रिट को रीइस्टैब्लिश होना बड़ा ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ऑर्डर मेंटेन होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ी सी बात को आगे चलाया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात हुई, दीगर इसके प्रोसेसेस पे बात हुई, मोरालिटी के ऊपर बात हुई। मुझे बड़ा अजीब लगा, हसन साहब ने कहा कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना ही अच्छा हो कि अपने सपोर्टर्स को मोरालिटी सिखाएं, तो मैं पूछना चाहता हूं हसन साहब से कि क्या हसन साहब आप चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब और शर्जील मेमन और फयाजुल हसन चौहान साहब हमारी आने वाली नस्लों को मोरालिटी सिखाएं? वाकई मैं किसी एक क्या जमात की ये बात नहीं कर रहा, मैं आपकी ओवरऑल इनको जमात एडवाइस की है? बात कर रहा हूं कि कोई भी तमाम सियासी जमात तो ठीक मेरी है, सादत मेरी साहब को बात गुजारिश ये करने है का कि मौका दीजिए। पॉलिटिकल हसन, मैं पार्टी दे दूंगी आपको टाइम रिस्पॉन्ड करने का। जी सादत साहब। पॉलिटिकल पार्टीज का जो करंट कल्चर है वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ये जहाँ तक हम आ पहुँचे हैं, कल भी मैंने बात की, कुछ चीज़ों का मुआशरों के अंदर आइन की शिक की वजह से नहीं, किसी कानून की ढारस की वजह से नहीं, किसी अदालत के फैसले की वजह से नहीं, कुछ चीज़ों का मुआशरे के अंदर एक कल्चरल सोसाइटल वेट होता है। लोग शहीदों पे इस वजह से बात नहीं करते कि कानून की शिक के ख़िलाफ़ है कि शहीद पे बात नहीं करते। लोग कहते हैं कि वो शहीद हैं, वो हमसे बड़े हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते। इस तरह की ये जो एक भरम है, ये हमारे कुछ रियासत के इदारों, कुछ रियासत के ओहदेदारों और कुछ रियासत के
इंस्टॉलेशंस के बारे में हमेशा से रहा, और ये बात ज़रूरी नहीं कि कानून क्या वायलेट हुआ है या किस शिक के अंदर, किस एग्जेम्पशन के अंदर, किस एफआईआर को रजिस्टर किया जा सकता है। इससे एक लार्जर सवाल है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो हमारी प्राइमल रियलिटीज़ हैं, क्या वो सोसाइटी में, मुआशरे में चैलेंज हो चुकी हैं, और अगर हो चुकी हैं तो यहां से आगे का लॉन्ग टर्म कदम क्या होगा। ये नहीं कि अगले 48 घंटे में अरेस्ट कितने होंगे और 200 बंदों को सजाएं कितनी होंगी या 150 बंदों को सजा कितनी होगी या कितने लोग इसकी वजह से जेल में जाएंगे। ये तो टैक्टिकल मेजर है। भाई लॉन्गर स्ट्रेटेजिक इशू क्या है कि आप वापस री एंगेज कैसे करेंगे इस स्ट्रक्चर को जहां पे जिन भरम की वजह से हमारे रियासत की कुछ प्राइमल रियलिटीज ऑपरेट करती हैं वो रिस्टोर हो सके। अगर रिस्टोर ना भी हो सके तो उसके फ्यूचर चैलेंज के ऊपर कोई कदगन लग जाए, जो कानून की, जो तलवार की कदगन सिर्फ ना हो बल्कि उसके अंदर कुछ पब्लिक सपोर्ट और मोरालिटी की भी उसके अंदर कुछ एलिमेंट हो। ये वो जरूरी सवाल हैं जो कि 6 बजे की खबर, 9 बजे की खबर इस वीकेंड, अगले वीकेंड से थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। सादर रसूल साहब, आप ही को गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आप ही से सवाल है। एक तरफ हम दो इंतहाएं देखते हैं। हम देखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा होता है, अदालत से उन्हें रिलीफ मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, चाहे वो मुआशी मुश्किलात हों या फिर सियासी मुश्किलात हों। शायद हालात हाथ से निकल रहे हैं, इसी का जो है वो बौखलाहट है हुकूमत को, और उन्होंने फैसला भी कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमत एहतजाज करेगी। अगर हम बात करें स्पेसिफिक सियासी खेल की, तो क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि सियासी खेल खेलने में इमरान खान साहब आगे निकल गए हैं, हुकूमत पीछे रह गई है? देखिए, मैं बसद एहतराम गुजारिश करूँ रुबाब के मैं आपके सवाल को थोड़ा सा मुख्तलिफ फ्रेम करना चाहता हूँ। जी जी। जब तक हम आवाम से, अपनी सियासत से, अपनी रियासत से, अपनी अदालत से ये सवाल पूछते रहेंगे कि आगे कौन निकल गया और पीछे कौन रह गया, तो ये एक ऐसा मुकाबला होगा जिसमें दोनों को इंसेंटिव है कि वो अगले की टांग खींचे, कि दूसरा आगे ना निकल जाए और मैं आगे निकल जाऊं। हमें बात इससे थोड़ी सी आगे की करनी है, थोड़ी सी ज्यादा करनी है जी। इस बारे के अंदर किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि अदील और हसन भी मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि हम इस वक्त एक ऐसी एटिपिकल सिचुएशन में रहते हैं जहां पे सियासत रिटेन नहीं हो सकती। ना इमरान खान साहब हमेशा इस आई पे रहेंगे, ना राना सनाउल्लाह साहब हमेशा इस आई पे रहेंगे, ना पीडीएम हमेशा इकट्ठी रहेगी, ना पीटीआई हमेशा अवाम के इस समंदर के ऊपर सवार रहेगी। जी ये एक एक्सट्रीम, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की डिविजन्स नजर आएंगी, ना हाई कोर्ट के अंदर एक दिन के अंदर कुछ फैसले हो रहे होंगे। ये जो एक्सट्रीम्स इस वक्त हो गई हैं, ये अब से 2 साल में, 3 साल में ये वापस किसी नॉर्मल सी की तरफ आएंगी। पेंडुलम जो इस वक्त बहुत ज्यादा स्विंग कर रहा है, वो थोड़े वक्त के बाद एक दरमियान में वापस आएगा। जब वो वापस आएगा, हमें यही इंस्टीट्यूशंस वापस चाहिए होंगे। जब पेंडुलम सियासत का कुछ ठहराव में आएगा, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले वापस मानने पड़ेंगे, इसी फौज के कहने के ऊपर दीगर रियासत के इदारे ऑपरेट करेंगे। ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म रियासत का, सियासत का और अदालत का नुकसान नहीं कर सकते। हो गया। कितनी दफा समझाएंगे कि किसी को समझ आए। सही। अदील बड़ाई साहब, आपके जाने बातें, सादर रसूल साहब जो बात कर रहे हैं कि कितनी दफा समझाएंगे, लेकिन वही बात है कि सियासतदानों को समझ आती नहीं है। इन्हें मौका मिलता है हालात को ठीक करने का, लेकिन सियासतदान वो मौका गवा देते हैं अपनी नादानी से, नासमझी से। हालांकि इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। आप सियासत के मनसब पर बैठते ही इसीलिए कि आप मसाइल आवाम के हल कर सकें। आप समझते हैं कि अगर ये जो मुज़ाकरात के जो चल रहा था सिलसिला, इसमें से अब कुछ निकल सकता है? अब भी कोई गुंजाइश बाकी है हालात में? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल का पहला हिस्सा और जो साद रसूल साहब से बात हो रही थी, ये हमारे सियासतदान शॉर्ट टर्म गेंस के लिए
इकदामात करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और ये अपोजिशन में बैठ के कुछ और बात करते हैं, हुकूमत में आते हैं, उन्हीं बातों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अब ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ 9 मई का, इस पे तो तमाम सियासतदानों को इसमें तो अक्रॉस द बोर्ड सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन आप ये देखें कि एक जानिब से इस तरह उसकी मजम्मत नहीं आई। इसमें क्या होगा, वक्ती तौर पे तो शायद आप अपनी जो आप अपने फॉलोअर हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए या उनको ऑफेंड ना करने के लिए ऐसा कर लें, लेकिन कल को जब हुकूमत में आएंगे क्या होगा? कल को हुकूमत में आएंगे, यही जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी इस वक्त भाषण दे रही हैं जी, कल को ये काम कर रही होंगी, बल्कि उन्होंने तो अभी से करना भी शुरू कर दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज, तो ऐसी सूरत में फिर ये कल को कैसे मना करेंगे? ये रियासत का मामला, ये हमारे घर का मामला है। इसको अगर अपनी अपनी सियासत और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हम इस तरह करते रहेंगे तो इसमें ये तो शायद जीत जाए, शायद पीटीआई तो जीत जाए, शायद पीडीएम तो जीत जाए, लेकिन इसमें मुल्क हार रहा है, खुदा न खास्ता इसमें हमारा सिस्टम हार रहा है। इसमें क्या हुआ कि अब जो कल इमरान खान साहब के जो मुकदमात थे हम उनके मेरिट्स पे नहीं जाते, लेकिन जो एक पिक्चर बनाई जा रही है उसकी, जिस अंदाज में इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, इसमें तो एक जो फ्रीक है उसके फॉलोअर कह रहे हैं जी ये तो वो तो और तरह से इसको पेश कर रहे हैं, वो तो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को हिट कर रहे हैं। जहां पर हुकूमती सतह पर इस वाकये को कंडेम किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये जो वाकयात हुए कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के, इन्हें इसी तरह से कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन हसन अदील वड़ाई साहब को लगता है कि तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं कर रही। सियासी खेल में हमारे दोनों मौजूद पैनलिस्ट की राय है कि हार जीत किसी भी की भी हो, लेकिन मुल्की मामलात को चलाने के लिए एक ऐसा दरमियानी रास्ता निकालने की ज़रूरत है जिससे मामलात को ठीक किया जा सके। इन हालात में कोई ऐसा रास्ता निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि हमें सियासी खेल की से निकल कर हमें मुल्क की तरफ सोचना चाहिए, और ये मेरे ख्याल में मुतअद्दिद दफ़ा इस प्लेटफॉर्म से ये बात हो चुकी है और ये गुजारिशात की जा चुकी कि हम मुज़ाकरात की तरफ आ जाएं, मामलात को ठीक करें। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये वो कब तहकीकात ऐसी होंगी कि जो मुआशरे में बेगार पैदा हुआ, क्योंकि ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर, सरकारी टीवी पर बैठकर, हमारे वज़रा बैठकर, या माजी के जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने जो गंदी ज़ुबान का जो है रवाज पैदा कर दिया, जो अदम बर्दाश्त की सिचुएशन पैदा कर दी, जो एक तसलसल से चलता रहा है, जो पहले किसी एक जगह से चला, थरे से निकला, दफातर में पहुंचा, घरों में पहुंचा, अब वो बेगार जो पैदा हो गया है, ये कहां से शुरू हुआ? कौन से सियासी लोग थे, कहां से निकल आए? ये सियासत को इन्होंने तबाह कर दिया, मुल्क को बर्बाद कर दिया, मुआशरे के साथ खलवाड़ शुरू कर दिया। ये कब इसका एहतसाब होगा? बुनियादी तौर पे इन चीजों का पहले एहतसाब किया जाए, फिर आपको अंदाजा होगा कि मुल्क के साथ और अवाम के साथ ये खलवाड़ करने वाले कौन हैं। पहले उनको तो लटकाएं कि ये लोग हैं जिन्होंने माशरे में जो है वो बेगार पैदा किया, जिसकी वजह से आज अवाम में बर्दाश्त नहीं है, आज अवाम सुनने की यानी तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाती। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले जिन्होंने बिगाड़ पैदा किया उन्हें ढूंढा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं, इसके साथ ही जो है मुल्की हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब IMF को आंखें भी दिखा रहे हैं, IMF के मुतालबात बढ़ते भी जा रहे हैं। फिर हमें यह भी बताया जाता है कि अगर IMF के साथ हमारे मामला तय नहीं भी पाते तो मुल्की हालात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। इससे पहले कि अगर हम सूरत हाल देखें तो हुकूमत ने IMF के तमाम मुतालबात माने, उन मुतालबात को मानने के बाद आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर नए मुतालबात IMF के सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नया मुतालबा ये है कि दिसंबर तक कर्जों की वापसी पर IMF को पाकिस्तान ने मुतमईन करना है और ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2023 तक 6 से 8 अरब डॉलर की वापसी के प्लान पर IMF को आगाह किया जाएगा।
बजट भी आना है, बजट में नित नए टैक्सेस भी लगेंगे, क्या आवाम पर टैक्सेस का, महंगाई का मजीद बोझ पड़ेगा? ये भी सवाल करेंगे कि क्या हुकूमत आवाम को कुछ रिलीफ देने के मूड में है या फिर उन हुकूमत के इख्तियार में है कि आवाम को आइंदा आने वाले बजट में कुछ रिलीफ दिया जा सके। ये तमाम सवालात रखेंगे माहिर मुआशियात डॉक्टर खाका नजीब साहब के सामने, जो कि हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो IMF के साथ ये जो मुतालबे की गेम, ये जो डील की गेम चल रही है, इसके हवाले से हमें बताइएगा। पहले भी वजीर खजाना साहब ने IMF को आंखें दिखाई थी, लेकिन उसके बाद IMF के मुतालबात हमें मानना पड़े। एक बार फिर से ये मरहला सामने आ गया कि हमें कहा जा रहा है कि नहीं भी डील होती तो पाकिस्तान के मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम डिफॉल्ट नहीं होंगे। नए मुतालबात IMF के सामने आते हैं, इसके पसे पर्दा असल वजूहात डॉक्टर साहब हैं क्या? आपने एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो सामने रखा है। इसमें आपने कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो नोट की हैं। देखिए, सबसे पहले ये कि IMF तो आपको नहीं कह रहा कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप IMF के पास जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। वो बनने के लिए आपने बिजली के जो बिल हैं वो बढ़ाए, आपने गैस के बिल में तब्दील किए, आपने 170 अरब के टैक्सेस लगाए, आपने रुपए की पेग जो है उसको छोड़ा। ये तो आप चाह रहे हैं, ये याद रखिए। ये आप क्यों चाह रहे हैं? आप इसलिए चाह रहे हैं, आपके पास 4.38 अरब डॉलर के जखायर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। आपने अपनी इंपोर्ट को आधा किया हुआ है। 48% पे आपकी इन्फ्लेशन चल रही है फूड की, और 36% पे आपका जनरल इन्फ्लेशन है। इस साल की इकोनॉमिक ग्रोथ नियर जीरो है। आपने अपनी इकोनॉमी को तकरीबन बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है कि आप इंपोर्ट कर सकें। आपके पास डॉलर नहीं है कि आप इस डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो इसहाक डार साहब के कुछ बयानात हैं उसमें उन्होंने इस तरह की बात की कि अगर IMF ना भी हो तो दिसंबर तक की जो पेमेंट्स हैं हमारे पास उसका कोई मैकेनिज्म है। सर, आर वी मिसिंग समथिंग या इज ही जस्ट लाइंग? असल what we are missing is what I जो मैंने इनिशियली बात की कि आप इकोनॉमी को क्लॉक करके इंपोर्ट्स को 6 अरब डॉलर पे चल रही थी, उनको 3 अरब डॉलर पे लाकर एसेंशियल्स के अलावा नॉन एसेंशियल टोटली काट कर, एसेंशियल भी काट कर, जिसमें पार्ट्स हैं, कॉटन है, फार्मास्यूटिकल है, आप सनतों को बंद करके आप इस इकोनॉमी को चला सकते हैं। चाइना के रिफाइनेंस करके, रोल ओवर्स करके, कुछ UAE से पैसे लेके, सऊदी अरेबिया से पैसे लेके। बट असद इसका काउंटर इंट्यूटिव ये है कि दिस इज नॉट द राइट वे टू रन इट। इकोनॉमी को, इंपोर्ट्स को थोड़े अरसे के लिए रोका जा सकता है, पर उसको इस तरह चलाना जो है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको नियर जीरो ले आया है FY 23 में। क्या आप यही चाहते हैं कि आप फिस्कल ईयर 23 जीरो पे क्लोज करें, अनएम्प्लॉयमेंट 7-8% पे चली जाए, पॉवर्टी भी बढ़े? आप ये नहीं चाहते। आप IMF में जाना क्यों चाहते हैं? आप IMF में इसलिए जाना चाहते हैं कि 1.2 अरब उनके आ जाएं, आपको मल्टीलैटरल से पैसे मिल जाए, आपके जखायर 7-8 अरब डॉलर पे चले जाएं, आपका रुपया जो है जो वीक होता जा रहा है वो मुस्तहकम हो। ये है 30 जून की कहानी जो आप चाहते थे कि 3 नवंबर को 9th रिव्यू करवाकर इस तरह चले। दिस इज हाउ आई वुड हैव डन इट। Why? Because मैं बोझ नहीं डालना चाहता अपने लोगों पे 48% इन्फ्लेशन का, मैं बोझ नहीं डालना चाहता 0% ग्रोथ का, मैं बोझ नहीं डालना चाहता अपनी इंडस्ट्री को। ये फरमाइए कि जिस IMF के तर्जुमान ने कहा कि जब तक आप दोस्ताना ममालिक से जो है वो क्लियरेंस नहीं लेते कि वो आपको जो है वो कर्जा देंगे, हम ये दावे करते रहे कि हमें पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो है कोजिक ने बाकायदा तौर पे कह दिया कि अभी तक आपकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिल रही। एक तो ये है कि वो कब तक मिलेगी, ये हकीकत इसकी क्या है, और दूसरा 30 जून तक तो आपने सिचुएशन वाज़े कर दी कि ये हमारे पास सिचुएशन है, तो आगे जो ख़तरे की घंटी बज रही है, महंगाई कहाँ तक जाएगी और हुकूमत बजट किस सिचुएशन में पेश करने जा रही है, तो इसका मतलब वो बात दुरुस्त है जो मिफ्ता इस्माइल साहब और बाकी जो तजियाकार ये दावे कर रहे हैं कि ख़तरनाक सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता। आपने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रखे हैं। पहले ये कि आपने दोस्त ममालिक से एक प्रोग्राम बनाया कि सऊदी अरेबिया 2 अरब डॉलर, UAE 1 अरब डॉलर, चाइना की रीफाइनेंसिंग 2 अरब डॉलर और बाकी 3 अरब डॉलर मल्टीलैटरल्स और कमर्शियल से लेकर हम पूरा करेंगे, तो IMF का 6 अरब डॉलर 30 जून तक पूरा होगा। IMF ये कह रहा है, और बीइंग ओवर केयरफुल, इधर मैं IMF को थोड़ा सा
this is how I would put it to them, that they should now, I think, थोड़ा सा own up to the fact that this is an economy in ICU. इन्होंने ये 3 अरब सऊदी अरेबिया और यूएई से अरेंज कर दिया है, चाइना से पैसे आ गए हैं। अब अगर आईएमएफ स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे देता पाकिस्तान को तो शायद बाकी पैसे भी आ जाते। 30 जून तक तो ऐसे ही गुजरेगा, या अगर आईएमएफ हो जाता है तो कुछ ज्यादा आ जाएंगे, वरना जहां पे खड़े हैं इसके लगभग गुजरेगा। अब आपका दूसरा सवाल बड़ा कलीदी था कि फिर बजट में क्या होगा। देखिए, बजट में 2 तरीके से चीजें चल सकती हैं। एक तो ऐसा बजट दें कि इस पे भी स्पेंड कर दें, एसओईज को भी पैसे दे दें, मरात इंडस्ट्री को भी दे दें, लोगों पर भी स्पेंड कर दें, एग्रीकल्चर पैकेज भी दे दें, बिजली का पैकेज भी दे दें। ये गलत बजट होगा। असल बजट वो होना चाहिए जो एंटी इन्फ्लेशनरी हो, ये बेहतरीन रिलीफ होगी। नंबर 2, बजट वो होना चाहिए जो लोगों को रोजगार के मौके खोलने के लिए इकोनॉमी को चलाए। और तीसरी चीज, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 350-60 अरब रुपए पे है, इसको बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो आप आइडियल बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बेस्ट बजट होना चाहिए, लेकिन हुकूमत इस पोजीशन में आपको नजर भी आ रही है? हुकूमत की कॉम्पिटेंस जो है डॉक्टर साहब, उसको बिल्ड करना है। अगर उन्होंने ये डिलीवर करना, आप जरा इसमें ऐड कर लें, ऐड कर लीजिए इसमें। बहुत से लोगों को क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से सियासी वाबस्तगी वाले लोगों से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आवाम थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। आप हमें ज़रा अगले 2-4 महीने का ज़रा बताइए कि आपके ख्याल में क्या होगा। इस वक्त डॉलर 300 पे है, आईएमएफ का रिव्यू हमारा पूरा नहीं हुआ, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उसमें से कुछ प्रॉमिसेस हो गए, कुछ हम अवेटेड हैं। इसकी क्या टाइमलाइन है सर? ये जो डिफ़ॉल्ट का डर है, कब तक क्या नहीं होगा तो वो डर रियलाइज हो सकता है? जरा जस्ट वॉक अस थ्रू द नेक्स्ट 3 or 4 months. Asad, I'm really glad you asked this question so that community को as a whole एक clear picture आ जाए as an independent professional। देखिए, होगा ये कि अगर आईएमएफ नहीं भी होता तो 3.7 अरब डॉलर हमने वापस करना है। उसमें से कुछ रीफाइनेंस हो जाएगा, कुछ रीप्रोफाइल हो जाएगा, कुछ मल्टीलैटरल्स के नए लोन्स आ जाएंगे। जहां ज़र मुबादला पे खड़े हैं, यहीं के करीब 4 अरब डॉलर के करीब बगैर आईएमएफ के 30 जून खत्म हो जाएगा। अगर आईएमएफ हो जाएगा तो फ्लोज बेहतर हो जाएंगे, तो शायद रिजर्व जो है वो 6-7 अरब डॉलर तक बिल्ड हो जाए। दिस इज हाउ द 30th जून विल प्ले आउट। उसके बाद एक बजट है। बजट बहुत रिस्पॉन्सिबल देना है। याद रखिए, ये पाकिस्तान अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बजट देने जा रहा है। खसारे बहुत बड़े हैं, फिस्कल का मालियाती खसारा बहुत बड़ा है, करंट अकाउंट का खसारा जो है अगले साल का बड़ा दिखाई दे रहा है अगर एक्सपेंशनरी बजट होता है। और तीसरी बात यह है कि ये बजट इन कंसल्टेशन विद द आईएमएफ देना चाहिए, इसलिए कि अगर आप 30 जून तक नहीं भी करते, another program awaits you as the new government comes in। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये बजट बहुत अहम बजट होगा और उन्होंने कहा कि आईएमएफ को मद्देनजर रखते हुए ये बजट बनाना चाहिए। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। हसन, क्विकली बताइएगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया कि हुकूमत के पास जो है इस वक्त जो है ये ऑप्शन कम है कि एक रियलिस्टिक बजट पेश कर सके हुकूमत, लेकिन हुकूमत को एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए जो आईएमएफ के मुतालबा से मुताबिकत रखता हो। ऐसा होता हुआ आपको आने वाले बजट में नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल में साठ डाट का भी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी एक इम्तिहान के बाद अब उससे बड़ा इम्तिहान उनके सर पर आ खड़ा हुआ है कि इतने बिल्कुल बजट का, कि वो इतने सख्त तरीन हालात में कि वो आईएमएफ का प्रेशर भी है, फिर दीगर मुआशी सूरत हाल भी ऐसी है, फिर सियासी मामलात भी ऐसे हैं। तो ऐसे तमाम तर मामलात को देखते हुए वो क्या बजट लेकर आ सकेंगे, आवाम को किस तरह रिलीफ दे सकेंगे? क्योंकि अगर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है 3-4 दिनों में, अगर ये सिचुएशन ना होती तो शायद आज का सबसे बड़ा टॉपिक ये आईएमएफ वाला होता, क्योंकि आईएमएफ वाला होता और मुआशी हालात को होते कि जो आइंदा
मुआशी पिक्चर बनने जा रही है, उस पर आज सबसे बड़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। ठीक है जी, अदील भाई साहब आपकी जाने बातें, इस वक्त हुकूमत में वो जमातें शामिल हैं जो कई बार इस मुल्क पर जो है इक़्तिदार में रह चुकी हैं, हुकूमत कर चुकी हैं। आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में जो इस हुकूमत को, इस मुल्क को पहले चला चुके हैं, ये नालायकी है कि हालात को संभाल नहीं पा रहे? हालात कोई भी नहीं संभाल सकता। क्या इमरान खान साहब आकर संभाल लेंगे? क्या उनकी जो हुकूमत का जो आखिरी दौर था उसमें हालात संभले हुए थे? हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और मौजूदा हुकूमत को इस वक्त जो कुछ करना चाहिए, देखें एक जानिब तो IMF की जानिब से प्रोग्राम फाइनल ना होने की वजह से चाहे आम ट्विस्टिंग हो रही है, इम्पैक्ट आ रहा है रुपए के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो डॉलर के साथ हम खुद कर रहे हैं, हमारे यहाँ बैंक्स कर रहे हैं, डॉलर के साथ जो खेल खेला जा रहा है, खुद मार्केट में उसकी डिमांड पैदा करके और कीमतों का उतार चढ़ाव किया जा रहा है और उस पर रुपया, अरबों रुपया कमाया जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। वो इसहाक डार साहब का जो दावा है कि वो बैंकों के खिलाफ तहकीकात होनी थी, वो कहाँ गई? मसला ही सिर्फ ये है कि यहाँ पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सियासत हो रही है, बयानात आ रहे हैं, अमली जो काम है वो होता दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वक्त तो IMF का प्रोग्राम तो छोड़े, जो हम खुद डॉलर और रुपए के साथ यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर पैसा बनाया जा रहा है, यहाँ पे जो डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, उसको रोकना किसका काम है? अदील, तो जो बात आप कर रहे हैं वही लेके साद रसूल साहब की जानिब जाते हैं। साद रसूल साहब, ये बात जो अदील वड़ाई साहब भी कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आपके मुल्क में जो हो रहा है चोर बाजारी, उसको रोकना चाहिए, उसमें रोकती हुई आपको भी हुकूमत नाकाम ही नजर आ रही है? देखिए, मैं अदील वड़ाई साहब की बात से एग्री भी करता हूँ, लेकिन बात करते करते दरमियान में मेरा ख्याल है कि उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादती की। उन्होंने कहा सच बताना चाहिए, ये बात दुरुस्त है, तो फिर नहीं सच बताया आपके सवाल का कि क्या इस हुकूमत की नालायकी है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी इकॉनमी कंट्रोल नहीं कर सकता। दुरुस्त बात है, शायद कोई भी कंट्रोल ना कर सकता हो, लेकिन आपके सवाल का जवाब कि क्या इस हुकूमत की नालायकी है, तो शायद कोई और इकॉनमी का कंट्रोल तो ना कर सकता होता, लेकिन 180 से 300 पे डॉलर 12 महीने में लाने के अंदर अगर हम गुरेज करें इस बात से कि हुकूमत की नालायकी है ये कहने से, तो थोड़ी ज़्यादती होगी। बावाज़े बुलंद कहना चाहिए, अवाम की नुमाइंदगी, उनकी बातों की नुमाइंदगी करते हुए ताकत के ऐवानों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हाँ, बेस्ट इंटेंशंस के बावजूद भी हुकूमत की इसके अंदर नालायकी मौजूद है। कि हुकूमत की नालायकी है कि हुकूमत मामलात को कंट्रोल नहीं कर पा रही। IMF के साथ जो हमारा मामला चल रहा है वो एक तरफ, लेकिन जो डॉलर है उस पर जो चोर बाजारी जारी है, जो दीगर मामलात चल रहे हैं, हुकूमत उसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।